Growth of GDP in India. The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब ऊपर नीचे होता रहा है. GDP एट मार्केट प्राइसेस इन रुपीज़ हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड. हाँ बिल्कुल ये सही है. स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग. द ग्रोथ रेट ऑफ रियल GDP हैज़ नॉट बीन स्टेडली इंक्रीजिंग. इंस्टेड इट हैज़ फ्लक्चुएटेड ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स. जैसे 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, स्लो डाउन हो गया. 2016-17 में मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन और GST इम्प्लीमेंट हुआ, इस वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ. 2019-20 में स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से स्लो डाउन हुआ. 20-21 में कोविड-19 आ गया. 21-22 में 8.7% की ग्रोथ हुई, स्लोअर एक्सपेंशन हुआ. 22-23 में 7.2%. 23-24 में 6.5%. ठीक. अब नॉमिनल जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस है जनरली इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लो डाउन. ठीक. इन 2021 GDP एट मार्केट प्राइसेस कंट्रैक्टेड विच इज़ एन एक्सेप्शन. अब जैसे 2024-25 में क्या 6.3 से लेके 6.8 तक एक्सपेक्ट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि ये बढ़ेगा. रियल GDP ग्रोथ रेट फॉर ये अच्छा द इकोनॉमिक सर्वे. अच्छा रियल GDP ग्रोथ फॉर 2022 में ये IMF ने एस्टिमेट किया था. ठीक. द इकोनॉमिक सर्वे IMF एस्टिमेट इंडिया रियल GDP 11.5, लेकिन अभी क्या है 6.5 है. ठीक. अच्छा 2005-6 में कितना 8.4 का रिकॉर्ड किया गया था. लेटर एस्टिमेट रेज्ड एट 9.5% इन 2005-45. दिस पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइजिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेड एक्सपेंशन. ठीक. इंडियाज GDP ग्रोथ इन 1990. अच्छा ये पूरा पुराना है, अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग GDP ट्रेंड्स इन लास्ट 20 ईयर्स. ठीक. 2008-9 में क्या हुआ 3.1% था. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था. 10-11 में 10.3%. पोस्ट क्राइसिस रिबाउंड. 16-17 में 8.2%. 19-20 में 4.2. 20-21 में -7.3 हो गया था. ठीक. फिर 21-22 में 8.7 हुआ और फिर 22-23 में 7.2. 2024-25 में लगभग 6.5 आंका गया है. GDP ग्रोथ ये तो अपना हो गया है. एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट 2024 एग्रीकल्चर ग्रीव 0.7% इन 2023-24 कंपेयर टू 4.7 इन 2022-23. Agriculture was only sector that showed positive growth during COVID-19 pandemic. ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्टर एक्सपीरियंस नेगेटिव ग्रोथ इन 2009-10 ओवर. अच्छा ये देख एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट नेशनल इनकम 2023 एग्रीकल्चर एंड एलाइड कितना 0.7% ग्रोथ वर्सेस 4.7% इन 2022, यानी कि ये घटा है. माइनिंग और क्वायरिंग 8.1% का, मैन्युफैक्चरिंग 8.5, कंस्ट्रक्शन 10.7, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई 7.5. GDP growth in India's GDP growth in 2023 estimate 7.6% एज पर NSO. लेकिन अभी क्या है 6.3 से लेके 6.1% के बीच में ये एक्सपेक्ट किया गया है. एज पर एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 या एज पर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 इंडियाज GDP ग्रोथ रेट्स प्रोजेक्टेड है 7%. यहाँ देख लेते हैं GDP ग्रोथ रेट क्या है 2000 से 2001 के बीच में 4.3%. 2005-06 में 8.4%. ठीक. हाई ग्रोथ फेस है. फिर
2016-17 में 8.2%, ठीक। फिर ऐसे ही आया 2021-22 में 8.7% रिकवरी हुई। सेक्टर वाइज देखा जाए 2022-23 में एग्रीकल्चर 4.7 था, घट के 0.7 पे आ गया। माइनिंग 8.1 पे मतलब बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा, ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट घटा, फाइनेंशियल रियल एस्टेट घटा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन घटा, ओवरऑल जीवीए बढ़ा 0.2% से, ठीक। ओके। Recession in Indian history. The Indian economy experienced a recession in 1997-1998. There was a fall in public investment in recent past. ये दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। There was a fall in public investment in recent past. The GDP growth in 1997-98 was 4.3, lower than 8 in 1996-97. Public sector investment in was 6.6% of GDP, which was lower in 7.5 1996-97 and 7.7% in 1995-96. However, the recession was mainly due to the Asian financial crisis, weak domestic demand and industrial slowdown rather than just a fall in public investment. India's GDP growth in 2023-24 is expected from 6.5 to 7.6, NSO ने कहा, ठीक। India's last recession 2020 to 21 -7.3 due to COVID-19. Indian economy moved to a higher average GDP growth rate in last 15 years, ऐसा नहीं है। अच्छा, एवरेज की बात कर रहा है। द सेविंग रेशियो कंसिस्टेंटली इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। एवरेज जीडीपी ग्रोथ, सिक्स्थ प्लान 5.5%, फिफ्थ सेवन्थ प्लान 5.8%, एट्थ प्लान 6.8%। अच्छा, हाईएस्ट एंड एट्थ प्लान में ही सबसे हाईएस्ट मतलब उस समय से था। 1980 से 81 तक 18.9% था ये सेविंग जो था, और 1995-96 में 25.1% हो गया जीडीपी का। इंक्रीज सेविंग इनेबल्ड हायर इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेन जीडीपी ग्रोथ। इंडियाज ग्रॉस सेविंग रेट 30.2% ऑफ जीडीपी। एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ, अच्छा ये जीडीपी का 6.5%। पर कैपिटा इनकम रैंकिंग इस समय क्या है? इस समय महाराष्ट्र, गुजरात की सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर पंजाब का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, करंट प्राइजेज में भी वही सेम चल रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पंजाब है हाईएस्ट पर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा, उस समय की बात है तो उस समय पंजाब था, फिर महाराष्ट्र था, फिर गुजरात था, लेकिन अभी क्या है? पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, इन सब में से। और लेटेस्ट में क्या है? लेटेस्ट में अच्छा, ये अगर ये देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, फिर गुजरात है, नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, यानी कि कर्नाटक पहला, तमिलनाडु दूसरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया में कौन सा है? बिहार कंसिस्टेंटली है लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ड्यू टू लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई पॉपुलेशन, लो अर्बनाइजेशन, ठीक। बिहार, फिर यूपी, फिर उड़ीसा, फिर नागालैंड। मिनिमम पर कैपिटा एनुअल इनकम, विच स्टेट हैज मिनिमम पर कैपिटा एनुअल इनकम? तो ऑब्वियस सी बात है बिहार। एज पर आरबीआईज हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी,
Bihar has lowest per capita income at 47,498 in 2021 to 22 current prices के हिसाब से. This is primarily due to low industrialization, high population density and agrarian dependence. देख लेते हैं. अपना प्रोजेक्टेड है, स्टेबिलिटी वाला है मामला तो सही है. यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है लोवेस्ट है बिहार का. हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इनमें से किसका है, तो इनके में से सबसे ज़्यादा गोवा का है, फिर सिक्किम का है. अच्छा, गोवा, सिक्किम, दिल्ली, महाराष्ट्र यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र. एज पर RBI's 2020 गोवा हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. ठीक, 4,72,070 रुपये at current prices. Goa's high PCI is due to strong tourism industry, mining and high living standards. गोवा के बाद सिक्किम का highest per capita income according to data released by Government of India in March 21. State unit highest per capita income Goa. Even in 2021-22 Goa continued to be state with highest PCI. बिल्कुल सही है. स्टेट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा एवरेज इनकम की बात कर रहा इनमें से, तो इनमें से भाई कर्नाटक सबसे ज़्यादा है, अभी भी है इनमें से कर्नाटक सबसे ज़्यादा. फिर आता है हरियाणा, फिर आता है गुजरात, फिर आता है वेस्ट बंगाल. हाईएस्ट ग्रोथ इन ग्रॉस स्टैटिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की किसकी बात कर रही है. बिहार हैड हाईएस्ट GSDP ग्रोथ इन इसमें. दिस वाज इम्प्रूव गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज स्टेट. अभी इस समय में हाईएस्ट GSDP किसका है, मणिपुर का 13.51%. लेकिन अभी जब से दंगा फसाद चला है अब तो घट गया होगा. अब छत्तीसगढ़ 11.71%, महाराष्ट्र 9.13%, बिहार 8.46%, तमिलनाडु 7.92%. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैज जनरली रिमेन स्टैग्नेंट फॉर द लास्ट 10 years. Food grain production has not increased in several years. Neither one and not two. India's economic growth has not remained stagnant. Rather, it has been fluctuating. Food grain production has consistently increased except for few years. अभी कितना है, 315.7 मिलियन मेट्रिक टन. ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है भारत का. ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ फ्लक्चुएटेड बट नॉट रिमेन स्टैग्नेंट. फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन. जैसे देखिए ये है इस समय. दो इंडियाज़ नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज सेवरल टाइम्स सिंस 1947, देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम. ऐसा नहीं है. A large proportion of India's population still lives below in poverty line. National income has grown significantly since 1947, but per capita income growth has been slow due to high population growth. However, poverty rate has declined significantly over time. अब देख लेते हैं. इंडिया GDP 3.7 ट्रिलियन है नॉमिनल, मतलब जोड़ जाड़ के सब कुछ. IMF और वर्ल्ड बैंक का डाटा. पर कैपिटा इनकम लगभग 1,72,000 मतलब $2,050. पावर्टी रिडक्शन लगभग 30 जहाँ 2004-05 में 37.2 था, अब वहीं 22-23 में कितना हो गया है, 10 से 12% हो गया है. ठीक. रूरल एंड अर्बन इनकम. वाई आर रूरल इनकम्स lower than urban incomes? A large number of farmers are illiterate and lack knowledge of scientific agriculture. Prices of primary products are lower than those of manufactured goods. Investment in agriculture is lower compared to industry. ठीक. As per 2011 census, 69% of India's population lives in rural areas and depends on primarily on agriculture.
रीज़न फॉर लोअर रूरल इनकम क्या है? लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लिमिटेड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, फ्लक्चुएटिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड लोअर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज देन इन एग्रीकल्चर। अब देखते हैं एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है? 16 to 18% लगभग। इंडस्ट्री पर प्लस सर्विस कंट्रीब्यूशन 82% है। मतलब अगर इसमें वो जोड़ लिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग भी जोड़ लिया जाए और सर्विसेज भी जोड़ लिया जाए, ठीक। एवरेज एग्रीकल्चरल वेज क्या है? 375 पर डे है, लो कंपेयर टू अर्बन एरियाज। कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज प्रोडक्शन। सेविंग्स आर क्रूशियल, हाई सेविंग्स लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, विदाउट इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एलोन डू नॉट इंक्रीज आउटपुट। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट्स क्या है? 30.2% ऑफ जीडीपी आरबीआई के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट रेट 29.5%। सेविंग रेट 30% था, इन्वेस्टमेंट रेट 29.5%। लो ग्रोथ रेट डिस्पाइट हाई, वाई डज इंडिया हैव लो ग्रोथ रेट डिस्पाइट हाई सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन? क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब 1 यूनिट अगर हमको आउटपुट निकालना है तो उसके लिए जो कैपिटल लगती है वो बहुत हाई लगती है। इफ COR इज हाई, more capital is needed for small economic growth. India's COR is high due to inefficiency, infrastructure bottlenecks and regulatory hurdles. India's ISOR incremental capital output ratio is 4.5 2022-23 में था। Developed countries like US have ISOR below 3. Higher efficiency in capital use leads to higher GDP growth. मतलब हम लोग को हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कम करना पड़ेगा, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो करना पड़ेगा, तब हम लोगों का ये जो लो है वो हाई ग्रोथ रेट हो जाएगा डिस्पाइट विथ हाई सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। डिस्पाइट हाई सेविंग्स वाई डज इंडिया अचीव हाई ग्रोथ? अच्छा, वाई डज नॉट? क्योंकि हम लोगों का क्या है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। जितना हम लोग 1 यूनिट आउटपुट निकालने के लिए लगाते हैं कैपिटल, उसी को हम लोग को कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। तो हम लोगों का जो कैपिटल है वो क्या होता है? हाई रहता है। इवन दो इंडिया हैज़ ए हाई सेविंग रेट, इनएफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई COR मीन्स इन्वेस्टमेंट डज नॉट एफिशिएंटली ट्रांसलेट इनटू आउटपुट। देखते हैं हम लोग। India's ISOR is improving with better infrastructure, ease of doing business and PLI production linked incentive scheme. अब देखें ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? 6.5 से 7.6 NSO ये मतलब अपने IMF ने दिया। पर कैपिटा इनकम लगभग $2050 है, $1,72,000। इकोनॉमिक सर्वे, पॉवर्टी रेट 10 to 12% नीति आयोग। ग्रॉस सेविंग रेट 30.2% ऑफ जीडीपी आरबीआई ने। इन्वेस्टमेंट रेट 29.5% ऑफ जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे। कैपिटल आउटपुट रेशियो 4.5 है इकोनॉमिक सर्वे। एग्रीकल्चर जीडीपी शेयर 16 to 18% इकोनॉमिक सर्वे। इंडस्ट्री पर सर्विस सेंटर 82% इकोनॉमिक सर्वे। 2023-24 में 10 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाईएस्ट एवर। Focus on infrastructure manufacturing to reduce ISOR. Causes of slow growth per capita income in India, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.8% पर ईयर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। फिजिकल डेफिसिट 23-24 बजट एस्टिमेट 5.9% ऑफ जीडीपी रिड्यूसिंग है। इंडियाज कैपिटल आउटपुट रेशियो लगभग 4.5% है। इम्प्रूविंग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कैपिटा इनकम 1,72,000 रुपये है।
तो ये हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं भाई ये तो अच्छी वो है, हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ठीक, पर कैपिटा इनकम, ठीक, जीडीपी और ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। की रीजन फॉर स्लो पीसीआई ग्रोथ, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, मोर इन्वेस्टमेंट इन नीडेड पर यूनिट आउटपुट, reducing efficiency, high population growth, GDP growth gets divided among a large population, reducing PCI, high fiscal deficit, excessive government borrowing reduces private sector investment and leads to inflation. रीज़न फॉर लो पर कैपिटा इनकम इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए क्या दिक्कत है? लैक ऑफ इंटर, सब तो दिक्कतें है, लैक ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, इन एडुकेट इंफ्रा, मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर कब से दिक्कत हो गई? पर कैपिटा इनकम 73,048 रुपीज़ है, लिटरेसी रेट 67.7% है, अर्बनाइजेशन 23.7% लोग हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.3% पर ईयर है। अब इंडिया से कंपेयर किया जाए, पर कैपिटा इनकम इंडिया का 1,72,000 है, लिटरेसी रेट 77.7% है, अर्बनाइजेशन 35% है, पॉपुलेशन ग्रोथ 0.8% पर ईयर है। यूपी है लार्जेस्ट पॉपुलेशन 240 मिलियन इन 2023, लीडिंग टू ए लो पीसीआई डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, रोड्स, पावर इंडस्ट्री हिंडर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लिमिटेड एंटरप्रेन्योरशिप result in fewer jobs opportunity and industrialization. Modernization of agriculture is not a reason of low PCI. Rather, it can boost income if implemented properly. Economic growth factors. Economic growth in country X will necessarily occur with there is capital formation in X. अच्छा, हाँ भाई, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी ना बढ़ेगा। Capital formation, investment in productive asset is the main driver of economic growth. Population growth alone does not guarantee economic growth unless matched by job creation and productive improvements. Technological progress and trade growth contribute to a long-term growth and are not the sole determinants. India's gross fixed capital formation as percentage of GDP is 29.5%. ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ रेट क्या है? 2.54% है। इंडियाज डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ इन 2023-24 बजट। कैपिटल फॉर्मेशन इज मोस्ट डायरेक्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। विच फैक्टर कैन हाईली सपोर्टिव इन अचीविंग 8% प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ? एक्सक्यूशन ऑफ स्टॉल्ड प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स. Many stalled infrastructure industrial projects delay economic growth due to legal, financial, and administrative issues. Fast tracking these projects can boost investment, jobs, and GDP. India's Ease of Doing Business rank 2020 last official rank 63rd था। 10 lakh crore capital expenditure highest in history. Production linked incentive scheme 1.97 lakh crore to boost manufacturing. Reason for slow growth of real per capita income: rapid population increase, high inflation, slow growth in agriculture and industry. High inflation erodes real income growth. High inflation eroded real income. Slow sectoral growth in agriculture industry reduces employment opportunities. Foreign exchange availability is no longer a major issue. जैसे इंडिया हैज़ $600 प्लस बिलियंस इन फॉरेक्स रिजर्व, और फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी इज नो लॉन्गर ए मेजर इशू। इंडिकेटर इन्फ्लेशन रेट क्या है? 5.4%। फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन प्लस है। जीडीपी ग्रोथ लगभग ये है। पॉपुलेशन ग्रोथ 0. द इन्फ्लेशन, population growth and slow sectoral growth remain key issues.
ये देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 6.3 से 6.8 माना गया है। पर कैपिटा इनकम 1,72,000, पावर्टी रेट 10 to 12%, ग्रॉस सेविंग रेशियो 30% ऑफ जीडीपी आरबीआई ने बोला, इन्वेस्टमेंट रेट 29.5%, इकोनॉमिक सर्वे, कैपिटल आउटपुट रेशियो 4.5, एग्रीकल्चर जीडीपी 16 to 18%, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज 82% ऑफ जीडीपी, highest rate of gross domestic saving in 2001 to 2021 to 2010 decade. The highest rate of gross domestic saving was achieved in which 2007-8 में सबसे अधिक ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रिसीव किया गया था। उसके बाद As per Economic Survey 2023, the highest gross domestic saving rate during इतना was 2007-8 में 37.8% था। ठीक, उसके बाद से कभी उतना रिसीव मतलब उतना वो हो नहीं पाया। 2007-8 के बाद इतना सेविंग रेट कभी हुआ नहीं। अब अगर 2010 से 20 देखा जाए तो 2010-11 में 36.9 था। Current average rate of domestic saving. The average rate of domestic saving for Indian economy estimated 20 to 25%. अभी saving have declined compared to 37.8% in 2007 to 2008. Current estimate लगभग 30% है अब GDP 30.5%. In 2012-13 India's gross domestic saving rate उस समय 33.9 था। सेविंग रेशियो 26 लगभग 32% था। ग्रॉस डोमेस्टिक रेट As per Economic Survey 2022-23, India's gross domestic survey rate in 2006-07 was 34.9%. This was the one of the highest saving rate in Indian history. ये 2007-8 में कितना था? 37.8% था। सेक्टर विथ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू सेविंग इन इंडिया कौन से हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सेविंग एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। हाउस होल्ड सेविंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 23.6%। ठीक, हाउस होल्ड सेविंग शेयर्स ग्रॉस सेविंग 37.3%। नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 9.3%, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन -7.5%, गवर्नमेंट 60.9%। अच्छा, चेंजिंग इन विच ट्रेंड इज सेविंग इज करेक्ट। शेयर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर इन सेविंग्स हैज इंक्रीज्ड बिटवीन 2001 से 2006 तक। द कॉरपोरेट सेक्टर शेयर इन सेविंग इंक्रीज बाई 3.4 to 10.2%. Currently, corporate saving remain high. The corporate sector's share in savings has increased. Highest share in household savings in India. See physical. Which asset class has highest share in household saving in India? Physical assets. As per RBI's Handbook of Statistics of the Indian Economy 2022-23, physical estate, real estate, gold, property have highest share in household saving. Financial savings, deposit stocks have grown but remain secondary. Households prefer physical assets over financial instruments. Contribution of different sectors to savings क्या है? Arrange the following sectors in descending order of the savings contributions. कैसे? हाउस होल्ड पहले है, फिर प्राइवेट कॉरपोरेट है, फिर पब्लिक कॉरपोरेशन है, फिर गवर्नमेंट है।
एज पर फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट नेशनल इनकम हाउस होल्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, प्राइवेट सेक्टर सेकेंड, पब्लिक थर्ड, गवर्नमेंट लीस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टोटल सेविंग्स। ये हो गया हम लोगों का, ये PYQs ख़त्म हो गए। अब फिर आते हैं कीवर्ड्स पे। थैंक यू।